फैब 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक के प्रेसिडेंट सीईओ ग्रेग बेकर ने अपने 12,451 शेयर सोल्ड आउट कर दिए थे, जिसकी वैल्यू करीब $3.6 मिलियन के करीब थी। ठीक उसके लगभग 2 हफ्तों के बाद यानी 10 मार्च को ये खबर आती है कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स्ड। और ये कोई छोटा मोटा बैंक कोलैप्स नहीं था, बल्कि 2008 के बाद का सबसे बड़ा बैंक फेलियर था। एंड दिस इज ऑल्सो द सेकंड बिगेस्ट बैंक कोलैप्स इन द यूएस हिस्ट्री। राइट नाउ डिपॉजिटर्स का करीब $175 बिलियन का डिपॉजिट फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि वो बैंक जो पिछले 40 साल से सक्सेसफुली न्यू स्टार्टअप्स को फंड कर रहा था, अचानक से कोलैप्स हो जाता है? और उन स्टार्टअप्स का क्या होगा जिनका अकाउंट इस बैंक में है, या फिर जिन स्टार्टअप्स को इस बैंक ने फंड किया है? इवन काफ़ी इंडियन स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिन्हें इस बैंक ने फंड किया है। In a surprise collapse on Friday, startup-focused lender SVB Financial Group became the greatest bank failure since the financial crisis of 2008. Meanwhile, experts say Indian startups that have deposits at SVB might be impacted as well. पैंडेमिक से पहले 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में सिलिकॉन वैली बैंक के पास करीब $60 बिलियन के डिपॉजिट थे। सिर्फ 4 साल के अंदर यानी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद ये डिपॉजिट्स बढ़कर करीब $189 बिलियन के करीब पहुंच गए थे। इसके पीछे का मेन कारण था पैंडेमिक के बाद बढ़ती अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू स्टार्टअप्स। वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन नए स्टार्टअप्स को हैविली फंड कर रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली पैंडेमिक के बाद कुछ स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी शो कर रहे थे। अब क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक में इन स्टार्टअप्स के अकाउंट थे, तो इसका असर इस बैंक के डिपॉजिट्स पर भी दिखा। एंड इवन इस बैंक ने भी काफ़ी स्टार्टअप्स को फंड भी किया था। सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर प्राइसेस भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे। फर्स्ट मार्च 2020 में जहां एसवीबी का शेयर प्राइस करीब $151 के करीब ट्रेड कर रहा था, आफ्टर पैंडेमिक वही शेयर अक्टूबर 2021 में $700 के पार जा चुका था। एवरीथिंग वाज वर्किंग वेल फॉर दिस बैंक। बट अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बैंक के पास जितनी तेजी से डिपॉजिट्स आ रहे थे, वो उतनी तेजी से आगे नए स्टार्टअप्स को लोन नहीं दे पा रहा था। बैंक के पास करीब $189 बिलियन का डिपॉजिट था, लेकिन उसके मुकाबले बैंक ने सिर्फ $66 बिलियन के ही लोन इशू किए थे। यूजुअली बैंक जितना ज़्यादा लोन देता है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है और उतना ही प्रॉफिटेबल भी होता है। एंड दैट्स हाउ द बैंकिंग बिजनेस वर्क्स। बट इन दिस केस बैंक ज़्यादा लोन दे ही नहीं पा रहा था। बट अब जो बैंक के पास पैसा पड़ा था, उसे उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने करीब $128 बिलियन के मॉर्गेज सिक्योरिटीज और ट्रेजरीज खरीद लिए थे। इन सिंपल वर्ड्स, दे इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, और वो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है और बॉन्ड्स का ड्यूरेशन भी ज़्यादा था, करीब 10 साल से भी ज़्यादा। अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ भी यही। सिलिकॉन वैली बैंक ने ये बॉन्ड्स तब खरीदे थे जब फेडरल इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम थे, करीब 1% से 2% के बीच में, और इन सम केसेस 1% से भी नीचे। नाउ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फेड ने 2022 में कई बार लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक किए, 2%, 3%, 4% और इवन अबव 5% एज ऑफ नाउ। दूसरी तरफ इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते टेक स्टार्टअप्स की भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, ना ही उन्हें कहीं से फंडिंग मिल रही थी। अब इस टफ टाइम में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपने फंड्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। एक समय अब ऐसा आया जब बैंक के पास इतने डिपॉजिट्स ही नहीं थे कि वो इन स्टार्टअप्स को पैसा दे सके, क्योंकि बैंक ने तो ऑलरेडी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था। अपने डिपॉजिटर्स की डिमांड फुलफिल करने के लिए बैंक के पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला कि वो वेट करे बॉन्ड्स के मैच्योर होने का, जो कि पॉसिबल नहीं था। दूसरा कि बॉन्ड्स को डिस्काउंटेड प्राइस में बेच दें, यानी लॉस में बेच दें। लॉस में इसलिए क्योंकि एक इन्वेस्टर क्यों 1% या 2% यील्ड में एसेट उठाएगा जब उसे इंटरेस्ट रेट हाइक के चलते सेम एसेट 5% यील्ड में मिल रहा हो? क्यों कोई इन्वेस्टर वो बॉन्ड उठाएगा जो 1 या 2% इंटरेस्ट दे रहा हो, जबकि अब उस इन्वेस्टर को सेम बॉन्ड 4 या 5% के इंटरेस्ट पर मिल रहा हो? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। लेट्स से डाइवर्स पोर्टफोलियो ने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसके लिए बिजनेस को करीब $1 लाख की जरूरत थी। इस फंड के लिए डाइवर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास गया और इन्वेस्टर्स ने डीपी का पोटेंशियल देखकर इन्वेस्ट भी कर दिया। अब लेट्स से 50,000 डीपी ने अपने बिजनेस पर लगाया और बाकी 50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए फॉर फ्यूचर प्लान्स। और इन डिपॉजिट्स के लिए डीपी ने जिस बैंक को चुना वो था सिलिकॉन वैली बैंक। नाउ अब यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट्स 50,000 रुपीज से बढ़ गए। एंड ऑफ कोर्स सर्वाइव करने के लिए बैंक को भी प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। नाउ बैंक ने यहाँ पर क्या किया कि डीपी के 50,000 रुपीज के मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज खरीद लिए, इन शॉर्ट बॉन्ड्स खरीद लिए, एट अ रेट ऑफ अराउंड 1.75% फॉर मोर देन 10 ईयर्स। और ये फिक्स रेट है। अब ये बॉन्ड्स 10 साल के बाद ही मैच्योर होंगे। बैंक अगर 10 साल तक इन्हें होल्ड करता है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर चाहे इंटरेस्ट रेट्स कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए, बॉन्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि डाइवर्स पोर्टफोलियो को कुछ फंड्स की जरूरत पड़ गई, तो डाइवर्स पोर्टफोलियो बैंक के पास गया और अपना जमा किया हुआ डिपॉजिट्स वापस मांगा। और ये पैसा डीपी ने वापस भी तब मांगा जब इंटरेस्ट रेट हाइक्स 4% से 5% के बीच में थे। अब बैंक के पास यहाँ पर पैसा तो है नहीं, और ना ही वो आपको मना कर सकता है कि नहीं आज नहीं कल आना।
तो अब ना चाहकर भी बैंक को उन बॉन्ड्स को बेचना पड़ेगा, फिर चाहे इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, फिर चाहे बैंक को यहाँ पर लॉस ही क्यों ना झेलना पड़े। नाउ डाइवर्स पोर्टफोलियो ही इकलौता ऐसा बिजनेस नहीं है जिनका अकाउंट सिलिकॉन वैली बैंक में है, बल्कि ऐसे हजारों बिजनेसेस हैं जिनका अकाउंट सिलिकॉन वैली बैंक में है। एंड इमेजिन अगर उन सब ने एक साथ अपना पैसा वापस मांग लिया तो बैंक की हालत क्या होगी, क्योंकि बैंक के पास एट अ टाइम एक साथ इतना पैसा होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और यहाँ पर भी यही हुआ। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते अपना पैसा बैंक से वापस मांग लिया, जो कि बैंक के पास था ही नहीं। तो सिलिकॉन वैली बैंक को उस पैसे को लौटाने के लिए $21 बिलियन के बॉन्ड सेल आउट करने पड़े एट अ लॉस ऑफ $1.8 बिलियन। और यही नहीं, सिलिकॉन वैली बैंक ने करीब $2.25 बिलियन का कैपिटल भी रेज किया था। जैसे ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई, मार्केट में एकदम से पैनिक फैल गया और काफ़ी इन्वेस्टर्स रश टू पुल आउट देयर मनी फ्रॉम द बैंक। जिसके चलते सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर भी 60% से गिर गया था और फ्राइडे को ट्रेड ही नहीं हुआ। और ये न्यूज़ भी मार्केट में तब आई जब ऑलरेडी मार्केट में एक दिन पहले सिल्वरगेट बैंक फेल हुआ था, जो कि क्रिप्टो फोकस्ड बैंक था। इसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया था। नाउ डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और कैश बहुत कम, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी क्रंच, और इन बैंकिंग लैंग्वेज इट्स कॉल्ड बैंक रन। करीब $175 बिलियन ऑफ डिपॉजिट अब फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में है। FDIC ने यहाँ पर करीब $2,50,000 तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। That we will get access to $250,000 on Monday, but after that, trying to get access to the remaining capital is going to take months. So the reality is we can't operate our business without accessing some capital. So our options are basically to go find debt until we can get access to this capital. जिसके चलते स्टार्टअप सिर्फ $250,000 तक ही फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का पैसा विड्रॉ करने पर महीनों भी लग सकते हैं। ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते स्टार्टअप्स आर स्ट्रगलिंग, अब ऊपर से दे आर लूजिंग एक्सेस टू देयर ओन मनी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले कुछ हफ्तों में स्टार्टअप्स पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है। स्टार्टअप्स के पास पैसा ही नहीं होगा अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी जाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंडियन स्टार्टअप्स पर इस बैंक कोलैप्स का क्या असर पड़ सकता है। वेल, इसका असर ऑलरेडी दिखने लगा है। नज़ारा टेक के शेयर प्राइस मंडे को 7% के नीचे गिर गए थे, जिसका मेन कारण था नज़ारा टेक की 2 सब्सिडरीज कंपनीज किडोपिया INCs एंड मीडिया वर्कर INC के लगभग 64 करोड़ रुपए सिलिकॉन वैली बैंक में फंसे हुए हैं, और मार्केट में खबर आते ही उनके शेयर्स में 7% की भारी गिरावट देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंडिया में करीब 20 स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक से फंडिंग उठाई है, लाइक नापतोल, ब्लू स्टोन, iYogi, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, कारवाले एंड फ्यू मोर। तो इन कुछ कंपनीज पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है, और चांसेस ये भी हैं कि कुछ ले ऑफ देखने को भी मिले, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें सिलिकॉन वैली बैंक ने फंडिंग का वादा तो किया था, लेकिन उससे पहले ही बैंक कोलैप्स हो गया। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का भी कुछ रोल आ जाता है। अब देखना ये होगा कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट इन स्टार्टअप्स को हेल्प करती है और इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालती है। इसी बीच एक ट्वीट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ रेजर के CEO मिन लियांगटैन का ट्विटर आता है कि मुझे लगता है कि ट्विटर को सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लेना चाहिए और एक डिजिटल बैंक बना देना चाहिए। उसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए इलॉन मस्क लिखते हैं कि आई एम ओपन टू द आइडिया। शायद हमें फ्यूचर में ये देखने को मिले कि इलॉन मस्क इज गोइंग टू बाय द सिलिकॉन वैली बैंक। इवन पास में भी बहुत बार इलॉन मस्क ट्विटर को पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या वो डील करते हैं या नहीं। इस बैंक कोलैप्स से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर आप एक न्यू स्टार्टअप हो तो कभी भी अपने फंड्स को एक ही बैंक में मत रखो, ताकि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन इन फ्यूचर आती है तो आप उस सिचुएशन को कुछ हद तक हैंडल कर सको। सेकंड लर्निंग, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। सिलिकॉन वैली बैंक ने भी यही किया था, अपने डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया था। नाउ रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं। थर्ड लर्निंग, एंड इट्स माई पर्सनल व्यूज, दैट डोंट गेट पैनिक दैट इजी। इस बैंक के कोलैप्स का मेन कारण ही स्टार्टअप का पैनिक मोड में आना था। बैंक अपने एसेट्स को बेचते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बैंक लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज करके सिचुएशन को हैंडल भी कर लेते हैं। बट अगर अचानक से एवरीबडी वांट देयर मनी बैक, देन इस केस में दुनिया का सबसे स्टेबल बैंक भी कोलैप्स हो जाएगा।